शौर्य, तुम क्या लिख रहे हो? अध्यापिका ने जो कार्य दिया था वह कर रहा हूँ। कौन सा कार्य? अरे हाँ, तुम तो कल विद्यालय नहीं आए थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। अध्यापिका ने कहा था कि तुम्हें टीवी या रेडियो का जो कार्यक्रम पसंद हो उसके बारे में अपने विचार लिखकर लाने हैं। क्या मैं ये पढ़कर देख सकता हूँ? हाँ, जरूर पढ़ सकते हो। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अध्यापिका ने किस प्रकार लिखने को कहा था। आपने पवन और शौर्य की बातचीत से कुछ सीखा? हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे के विचार बोलकर और सुनकर समझे। शौर्य ने कार्यक्रम के बारे में अपने विचार लिखकर व्यक्त किए। पवन ने उन्हें पढ़कर समझा। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना अपने विचार प्रकट करने एवं दूसरों के विचार समझने के साधन हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने के इस साधन का नाम भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, प्रकट करना या प्रकाश में लाना। गौरव, मैंने तुम्हें बाजार से सब्जियां लेने भेजा था, पर तुम खाली थैला लेकर आए हो। माँ, किसी ने भी मेरी बात नहीं समझी। तुमने क्या कहा था? मैंने सब्जी वाले को सब्जियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने मुझे सब्जी नहीं दी। कैसे देता? इशारे से यह नहीं पता चलता कि तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए। लेकिन माँ, जब आप मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का, हाथ से बैठने का संकेत करती हो, मैं तो समझ जाता हूँ। लेकिन हर बात संकेतों से समझ नहीं आती, इसीलिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अलग अलग ढंग से अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के कारण भाषा के रूप बनते हैं। मैं तुम्हें भाषा के रूपों से परिचित कराती हूँ। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर विचार व्यक्त करता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें बोलने वाला वक्ता बोलकर अपने भाव प्रकट करता है और सुनने वाला श्रोता सुनकर भाव ग्रहण करता है। जैसे आपस में बात करना, टेलीफोन पर बात करना, आवाज लगाकर बुलाना, गीत कहानी सुनना, खेल खेल में बोलना, रेडियो और टेलीविजन पर कार्यक्रम देखना सुनना आदि सभी मौखिक भाव के रूप हैं। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। किसी भी प्रकार के विचारों, भावों, संदेशों, निर्देशों आदि को लिखना या पढ़ना सभी लिखित भाषा में आते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा भी कुछ अन्य भाषा रूप होते हैं। सांकेतिक भाषा संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। चौराहे पर लाल बत्ती, जगह जगह लगे संकेत चिन्ह, मूक बधिरों की बातचीत आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। मातृभाषा हम बचपन में अपने घर से जिस भाषा को बोलना सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग हो सकती है। जैसे गुजरात में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा गुजराती होगी, रूस में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा रूसी होगी आदि। बालक अपने परिवार से जिस भाषा को सीखता तथा अपनाता है वह मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते लिखते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे जापान की जापानी, भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है क्योंकि इसे अधिकांश भारतीय व्यवहार में लाते हैं।
किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा देश के कार्यालयों तथा प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों राजभाषा हैं। देश के प्रशासन एवं कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल्य रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा के ही अन्य रूप बोली और उपभाषा भी होते हैं। भाषा, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। भाषा, बोली और उपभाषा। भाषा विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। उपभाषा भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। बोली और भी सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तथा बिहारी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं की अनेक बोलियां भी इनमें समाहित हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा और उसके विभिन्न रूपों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हर भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। भाषा के लिखने के ढंग को जानना जरूरी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आइए जानते हैं कि लिपि क्या है। प्राचीन समय में भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित था। जब मनुष्य को ये लगा कि वह अपने विचार दूर बैठे लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो उसने अपनी उच्चरित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। एक ही लिपि एक से ज्यादा भाषाओं की लिपि हो सकती है। जैसे देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त नेपाली और मराठी भाषा की लिपि भी है। रोमन लिपि में अंग्रेजी के अतिरिक्त जर्मन और फ्रांसीसी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। कुछ अन्य भाषाओं की लिपि है उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, बंगाली, बांग्ला, अरबी, मराठी, देवनागरी, गुजराती। आपने भाषा का अर्थ, भाषा के रूप, लिपि आदि के बारे में तो जान लिया, किंतु अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी की बात को सुनकर या पढ़कर हंस पड़ते हैं या उन्हें बात समझ नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा होता है व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने से। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। ध्वनि, भाषा के दोनों रूप तथा लिपि सबके लिए कोई न कोई व्यवस्था या नियम चाहिए। व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा, जिसे सहज, स्वाभाविक तथा स्वतः सीखा जाता है, के व्याकरण का ज्ञान भी साथ साथ चलता रहता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग